भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के तत्वावधान में भारतीय काव्य शास्त्र विषयक 6 दिवसीय कार्यशाला का आज तीसरा दिन है। इस आभासी मंच पर इस कार्यशाला में जुड़े हुए समस्त सुधीजनों, साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। रीति संप्रदाय पर मुख्य वक्तव्य देने के लिए हमारे आमंत्रित वक्ता आदरणीय डॉक्टर शशांक शुक्ल जी हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत वक्तव्य के लिए वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से आदरणीय प्रोफेसर राम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। इस आयोजन को साकार करने के लिए हम सबको प्रेरित करने और निरंतर अपने सुझावों से इसे समृद्ध करने का काम करने वाले और भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की संकल्पना को साकार करने वाले आदरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे सर, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से, जो वहाँ के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और कला संकाय के संकायाध्यक्ष हैं, अधिष्ठाता हैं, हम सबके बीच में जुड़ चुके हैं। इस संयोजक मंडल के सभी सम्मानित साथी आदरणीय अग्रज डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, साथी डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जिन्हें हम लोग दीपक रूहानी नाम से जानते हैं, आदरणीय और बहुत ही सक्रिय साथी डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी, हम सभी संयोजक मंडल के चारों साथियों की तरफ से इस आभासी मंच पर इस कार्यशाला में आप सभी का देश के विभिन्न अंचलों से, कोनों से, यहाँ तक कि नेपाल से, हमारे पड़ोसी देश से भी साथी जुड़े हुए हैं। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर शशांक शुक्ल जी, मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा। डॉक्टर शुक्ल जी का जन्म वाराणसी के निकट अब सोनभद्र और तब मिर्जापुर नामक जनपद में बेलाही नामक एक ग्राम में आपका जन्म हुआ 1979 में। आपके बड़े पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर रामनारायण शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ख्यातिलब्ध मार्क्सवादी चिंतक और बहुत ही सुपरिचित और सुविख्यात प्राध्यापक रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तदुपरांत बसंत महिला महाविद्यालय, इसके उपरांत केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो हैदराबाद केंद्र है, एक केंद्र तो आगरा, दूसरा जो हैदराबाद केंद्र है, उसमें इसके उपरांत हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में थोड़े थोड़े समय तक आपने अध्यापन कार्य करने के उपरांत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विषय समन्वयक और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने लगभग 9 वर्षों तक कार्य किया और वहाँ की एक पत्रिका उड़ान के उप संपादक के रूप में भी आपने काफी काम किया। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम निर्माण में भी, उसके संपादन में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसके उपरांत आप जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बन करके गए। भारतीय हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर बने। 19 से लेकर 23 तक आप वहाँ कार्यरत रहे। 23 में पुनः अपने आप जो है विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। आपकी कई संपादित पुस्तकें और आलोचना पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। रामनारायण शुक्ल जी के ऊपर राम नारायण शुक्ल शब्द और कर्म के प्रतिबद्ध साधक करके आपकी किताब आई। गिरोह का बोझ और परिसर कथा, कैंपस कथा नाम से कहानी संग्रह आपके आए हैं। आपकी डायरी भी जो जिसमें साहित्य चिंतन है आलोचना कर्म पर, इस पर आपने लिखा जो भी प्रेस में है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपने किया वो है जो कि बौद्धिक समता अधिकार के तहत जिसका आपने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है, वो है संवैधानिक साक्षरता का सिद्धांत, रचना अंतराल का सिद्धांत, साहित्यिक विकास का सिद्धांत। इस तरह से आपने 3-4 मौलिक ढंग से विचार करके साहित्यिक सिद्धांतों का निर्माण किया है। स्थायी भार और संचारी भाव पर आप नए ढंग से विचार कर रहे हैं, उस पर आगे आपकी पुस्तक आएगी। हम शिक्षा में हैं। तो फिलहाल मैं डॉक्टर शशांक शुक्ल जी जो रीति संप्रदाय पर आज अपना व्याख्यान देकर हम सब का मार्गदर्शन करेंगे, इस विषय में हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे, क्षमता संवर्धन जो है कार्यशाला का नाम ही है। आपके औपचारिक स्वागत वक्तव्य हेतु मैं स्वागत वक्तव्य देने के लिए प्रोफेसर राम प्रकाश सर को बहुत आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं।
सर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिब्बत में कार्यरत हैं, और अभी बेंगलोर में जो फरवरी में हम सबकी एक वहाँ अधिवेशन हुआ था, उसमें सर से मुलाकात हुई थी। पुनः हम सर को सुनते हैं। सर सादर आप आमंत्रित। धन्यवाद प्रवीण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के ऑनलाइन व्याख्यान माला में जुड़े हुए सभी मित्रों को, आदरणीय सम्मानीय सभी मित्रों को सादर प्रणाम करता हूं मैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज जो है इस परिषद के माध्यम से हम सब लोग जुड़े हैं, और इसका जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो राष्ट्रीय व्याख्यान माला के रूप में जो है संजीव कुमार जी ने इसे आरंभ किया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि संजीव कुमार जी और अन्य मित्रगण, उनके लगातार पिछले 1 वर्ष के प्रयास से हमारे इस संगठन को एक रूपरेखा मिली है। और इस संगठन की ओर से, जैसे कि अभी आपने कहा है, जो एक समता संवर्धन कार्यशाला की जो शुरुआत हुई है, जिसमें आज हम लोग तृतीय व्याख्यान सुनने जा रहे हैं, और हमारे बीच वक्ता के रूप में डॉक्टर शशांक शुक्ल जी उपस्थित है, जिनका औपचारिक परिचय जो हमारे मित्र प्रवीण कुमार यादव जी ने जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है। बल्कि मैं कुछ शब्द अपने परिषद के बारे में कहना चाहूंगा कि यह परिषद एक बहुआयामी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है, और उस दिशा में एक नया प्रयास भी आरंभ हो गया। और मैं समझता हूँ कि शायद ही राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई परिषद रहा हो, ऐसा कोई संघ रहा हो अध्यापकों का, जिसने जो है घर बैठे हम सबको ऑनलाइन जोड़कर इस तरह की व्याख्यान मालाओं का आरंभ किया। और मैं समझता हूँ कि वास्तव में ये कार्यशाला जो है क्षमता संवर्धन से संबंधित कार्यशाला है, जिसमें हम पिछले 2 दिनों से जो है 2 विषयों पर जो है रीति जो है सॉरी एक तरह कह सकते हैं हम लोग रस सिद्धांत और जो है अन्य सिद्धांत पर हमने व्याख्यान सुना। हमारी क्षमा चाहूंगा, कल एक अन्य जो है मीटिंग के कारण मैं जुड़ नहीं पाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी कार्यरत अध्यापक है, और बीच बीच में कुछ मीटिंगें आ जाती है, और इसलिए मुझे एक अपने शोधार्थी के जो है शोध प्रबंध का जो फाइनल जो है शोध सार प्रस्तुत करने की एक तरह से कह सकते हैं कि उस मीटिंग रही है, उसमें सम्मिलित होना पड़ा। और मैं इस परिषद की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और ये आशा करता हूं कि हमारे सारे अध्यापक न केवल जो क्षमता संवर्धन कार्यशाला से जो अपने ज्ञान को समृद्ध करेंगे, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ही हमारे देश का कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है जहां हिंदी पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन होता है, उस विषय में भारतीय काव्य शास्त्र न रहा हो। भारतीय काव्य शास्त्र हमारे चिंतन की मूल धुरी है, और भारतीय काव्य शास्त्र के आधार पर ही हमारे वरिष्ठ विद्वानों ने, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र हो, भगीरथ मिश्र हो, या सत्यदेव त्रिपाठी जी हो, या अन्य जितने जैसे राधा वल्लभ त्रिपाठी जी है, इन सभी के प्रयासों से हिंदी काव्य शास्त्र की भी एक रूपरेखा निर्मित हुई। और आप ये मेरा ये सौभाग्य है कि यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र के साथ साथ हम अपने विश्वविद्यालय में हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा का भी अध्ययन करवाते हैं। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र पर जब व्याख्यान आरंभ हुआ, तो मेरे लिए ये जिज्ञासा का इसलिए भी विषय रहा है, न केवल हम निरंतर इसको पढ़ते रहे हैं, बल्कि इसका इस अध्यापन भी हम करते आए हैं। और इस संदर्भ अनेक प्रश्न हमारे में जो है मतलब आशंका के रूप में जो हमारे बीच वरिष्ठ जो विद्वान है जो काव्य शास्त्र के, उनसे बातचीत चर्चा के क्रम में संभवतः उसका जो है समाधान प्राप्त हो पाएगा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो व्याख्यान माला है बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान माला है, और हम समझते हैं कि इस पर हम लोग विचार विमर्श कर हम सही रूप में हम अपना जो है ज्ञान संवर्धन कर सकते हैं, अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं, और आगे अपने विश्वविद्यालयों में जो भारतीय काव्य शास्त्र के अध्ययन अध्यापन की दिशाओं के लिए जो है एक तरह से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मैं अपनी ओर से और अपने समस्त भारतीय जो है हिंदी प्राध्यापक परिषद के समस्त मित्रों की ओर से डॉक्टर शशांक शुक्ल जी को आज जो है अपने रीति संप्रदाय संबंधी विचारों को जो है हमारे बीच व्यक्त कर हमारा ज्ञान संवर्धन करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। और साथ ही साथ सारे मित्रों का जो है आज इस क्षमता संवर्धन कार्यशाला के जो है 3रे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे ये अवसर दिया है, इसके प्रति प्रोफेसर संजय कुमार जी को और अन्य सभी मित्र, जितने मित्र हमारे जुड़े हुए हैं, इन सभी मित्रों के प्रति भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा। और आगे हम जो है इस विषय पर सबके साथ जुड़कर बातचीत और चर्चा करने के लिए उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर रामप्रकाश सर। साथियों, प्रोफेसर शशांक शुक्ल जी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना उद्बोधन दें उससे पहले मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, भारत में साहित्य सृजन के साथ ही साथ साहित्य के स्वरूप विश्लेषण की एक बहुत ही प्राचीन और सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। साहित्य वस्तुतः है एक भाषिक निर्मित, जैसे दूसरे ज्ञान के अनुशासन भी भाषा के सहारे ही लिखे जाते हैं, वैसे साहित्य की सर्जना भी भाषा के सहारे ही होती है। भाषा वो उपादान है। यूं तो साहित्य का सृजन रचनाकार जीवन जगत के अनुभवों से, जीवन जगत के कार्य व्यापारों से लेकर अपनी सृजनात्मक कल्पना के सहारे साहित्य निर्मित करता है। साहित्य का संस्कार वास्तविक संसार से संबद्ध होते हुए भी, चूंकि वह एक स्वयं एक संसार है, प्रति संसार है, पुनर्रचना है, इसलिए उसका अपना जो स्वरूप है, उसका अपना जो निर्माण है, वो कौन से तत्व हैं जो उसे दूसरे अनुशासनों से भिन्न बनाते हैं। इस क्रम में हमारे काव्य शास्त्रियों ने, यानी साहित्याचार्यों ने बहुत गंभीर विवेचन किया है। जैसा कि उद्घाटन वक्तव्य में रस संप्रदाय पर बोलते हुए प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने कहा कि रस तो लक्ष्य केंद्रित जरूर है, उद्देश्य केंद्रित जरूर है, लेकिन रीति, वक्रोक्ति और अलंकार संप्रदाय एक तरह से संरचना केंद्रित, साहित्य की संरचना के विश्लेषण पर केंद्रित जो है ये सिद्धांत है। मित्रों, जब तक हम किसी चीज के संरचना को नहीं पहचानेंगे, उसकी वास्तविकताओं को, उसकी क्रिया विधि को, उसकी कार्य शैली को, कार्य व्यापार को समझ भी नहीं पाएंगे। साहित्य को समझने के लिए, साहित्य का स्वरूप विश्लेषित करने के लिए जो सिद्धांत निर्मित हुए, उनमें अलंकार संप्रदाय 6वीं शताब्दी में भामा ने निर्मित किया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। लेकिन अपनी मौलिक प्रतिभा से 9वीं शताब्दी के आचार्य जो है वामन, जो कि जयापीठ, जो कश्मीरी जो है राजा, उनके दरबारी कवि हैं, साफ लिखते हैं कि विशिष्टा पद रचना रीति, साहित्य विशिष्ट संरचना है, और वो विशिष्ट संरचना ही रीति है। और विशेषता क्या है काव्य में, वो गुणों से आती है। विशेषो गुणात्मा रीति आत्मा काव्य से, रीति काव्य की आत्मा है, और विशिष्ट पदों से युक्त रचना रीति कहलाती है। यानी साहित्य में शब्दों का चयन, चयन ही नहीं, पद का विन्यास भी, शब्द चयन, पद विन्यास, रस, छंद, अलंकार, इन सब पर इतनी गंभीरता से हमारे साहित्याचार्यों ने विचार किया है। और पहली बार 9वीं शताब्दी का आचार्य वामन ने आत्मा का भी प्रश्न उठाया, रीति आत्मा काव्य से कह करके काव्य के प्राण तत्व की बात कही। तो जाहिर सी बात है, इन सब पर गंभीर प्रकाश डालेंगे हमारे विद्वान वक्ता शांग जी। उन्होंने किस तरह से रीतियों का वर्गीकरण किया, आगे चलकर दूसरे आचार्यों ने रीतियों के क्या नाम दिए, उन तक आज दूसरे आचार्य ठीक वामन के बाद होते हैं, आनंदवर्धन जी, उनके उपरांत उन तक कैसे रीतियों का खंडन करते हैं, इन सब पर गंभीरता से अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। हम सब लाभान्वित होंगे। व्याख्यान से पहले जो हमारे मन में जिज्ञासाएं होंगी साथियों की, उम्मीद है व्याख्यान से समित होंगी। कुछ व्याख्यान के साथ कुछ जिज्ञासाएं पैदा होंगी, उन्हें भी समित करने का कार्य हमारे साथी वक्ता आदरणीय शांग जी करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मैं बहुत आदर पूर्वक आज के वक्ता डॉक्टर शशांक शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर शशांक शुक्ल जी। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी। भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की 6 दिवसीय कार्यशाला में मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे सर, कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर कृष्ण श्रीवास्तव जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी और रुमा तिवारी जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस व्याख्यानमाला में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। कार्यशाला से जुड़े प्रोफेसर रामप्रकाश जी, राजेश पासवान जी और अन्य सभी श्रोतागणों का मैं को नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, अभी डॉक्टर प्रवीण जी ने अपनी प्रस्तावना में या अपने संचालन उद्बोधन में ये प्रस्तावित किया कि साहित्य शास्त्र किस प्रकार से हमारे साहित्य के मूल में
उपस्थित है। साहित्य शास्त्र के बिना शायद हमारी आलोचना दृष्टि या साहित्य दृष्टि का विकास भी संभव नहीं है। हम बार बार ये प्रश्न करते हैं कि हमारी आलोचना दृष्टि निभ्रांत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। उसके पीछे जो प्रमुख कारण हुआ करता है वो ये है कि हम साहित्य शास्त्र को उपेक्षित करते आ रहे हैं। साहित्य शास्त्र के प्रति हमारी उपेक्षणीय जो दृष्टि है वो हमें आलोचना दृष्टि का विकास करने से रोकती है। साहित्य शास्त्र मूलतः है क्या और कैसे, इसी प्रस्तावना के साथ मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। साहित्य शास्त्र मूलतः अपने आप में एक महाकाव्यात्मक वितान है। महावृत्तांत ही साहित्य शास्त्र के जनक या उसकी उत्पत्ति का कारण है। पश्चिम में भी आप देखें तो इलियड ओडिसी, होमर ने जैसे महाकाव्य लिखा और वो लोक परंपरा में चल रहे थे और वो उसी महाकाव्यात, ये सबको लगता है कि नाटकों से भारतीय साहित्य शास्त्र का हो या पश्चिमी साहित्य शास्त्र का विकास हुआ, जो कि नाट्य शास्त्र के आधार से भरत मुनि के या उधर आप अरस्तु के कह लीजिए नाटक रहे हैं मूल रूप से व्यवहारिकता के आधार पर, लेकिन मूल रूप से उस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक महाकाव्य का वितान रहा है। बिना इसीलिए आप साहित्य शास्त्रों के उद्धरणों को देखें तो उसमें कभी कालिदास, कभी वाल्मीकि, कभी अपने व्यास अपने अपने ढंग से हमेशा उपस्थित हैं। उनके सामने महाकाव्य रहे, बड़े वितान रहे, और इस बिना बड़े महावितान के साहित्य शास्त्र निर्मित नहीं हो। आज के समय में, उत्तर आधुनिक समय में, महावृत्तांतों के टूटने में और साहित्य शास्त्र के इस सामंजस्य को, इस संबंध को जोड़ने की दृष्टि से ये कार्यशाला एक प्रस्थान रच रही है। इस नाते मैं सभी इस परिषद के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूं। मित्रों, ये जो पूरी बातचीत है कि पूरी भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा, मैंने कहा, प्रस्तावित किया कि ये महाकाव्यात्मक वितान से शुरू होती है। अब इस पूरी महाकाव्यात्मक वितान के दृष्टि से अगर इस पूरी बातचीत को हम और आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र की जो प्रकृति है, जिसपे राधा वल्लभ जी संकेत कर रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने संकेत किया, और जिसमें मेरी भी सहमति है कि ये पूरी बातचीत, पूरी डायलॉग्स जो हुए हैं साहित्य शास्त्र के, वो सापेक्षिक रहे, सापेक्षता के ढंग से विकसित हुए। मतलब रस सिद्धांत विकसित हो रहा था, भरत मुनि अलंकारों की बात करते, वामन खुद अलंकार की बात करते हैं और रीति संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ध्वनि में आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करते हैं, लेकिन वो वामन के मतों के सापेक्ष उनसे टकराकर अपने मत को स्थापित करते हैं। अभिनव गुप्त खुद ध्वनिवादी हैं, लेकिन रस ध्वनि की स्थापना करते हैं। ये बड़ा ही सुंदर संयोजन है भारतीय काव्यशास्त्र का कि वो परस्पर एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने पूरी बातचीत को आगे बढ़ाते हो। और आप किसी एक को ये नहीं कह सकते कि ये अलंकारवादी है, रसवादी है। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप शायद पूरे समग्रता में पूरी भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को आधे अधूरे रूप में देखेंगे या पूरी तरह से समग्रता में न देख पाए। तो इसलिए ये जो पूरी भारतीय काव्यशास्त्र की अपनी प्रकृति है वो सापेक्षिक है। मेरी दृष्टि से इसका पूरा विकास सापेक्षिक है, एक दूसरे के सह अस्तित्व के साथ और एक दूसरे की प्रेरणा से विकास हुआ है। यदि भरत न होते तो भामह न होते, भामह न होते दंडी न होते तो वामन भी न होते, और वामन न होते तो आनंदवर्धन न होते, क्योंकि पूरा आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत वामन की टकराहट से कई तो दृष्टांत भी सीधे सीधे उठा लेते हैं आनंदवर्धन, जिससे मैं आगे चलकर बात करूंगा। तो ये पूरी जो सापेक्षिकता है पूरे भारतीय काव्यशास्त्र की, जो सौंदर्य है, वो एक हमें ध्यान रखने की चीज है। इसलिए जब हम विद्यार्थियों के साथ ये बातचीत करते हैं तो हम सीधे सीधे उनको अलंकारवादी, रसवादी, इस तरह के जो खांचों में बैठाकर देखने का प्रयास करते हैं, वो कहीं बाधक है हमारी दृष्टि में, स्वतंत्र दृष्टि के लिए बाधक। अब जो उसके बाद की जो अगली बातचीत है कि रीति सिद्धांत और पूरे काव्यशास्त्री परंपरा में रीति सिद्धांत का आगमन, वामन का आगमन किस ढंग से आता है, और वामन के आगमन से पूर्व पूरी जो भारतीय काव्यशास्त्र की जो पूरी पद्धति थी, जो आधार था, वो किस प्रकार से निर्मित हो चुका होता है। हम जानते हैं कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से रस निष्पत्ति का जो सूत्र वाक्य निर्मित हो चुका होता है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये हमें पता है, और वहां से रसवाद की पूरी परंपरा शुरू होती है। लेकिन उसके बाद वो परंपरा कहीं दब सी जाती है, और उसके अनेक ऐतिहासिक और दार्शनिक कारण है,
जिस पे अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा समय अभाव कर। अलंकार शास्त्र के साथ 6वीं शताब्दी में भामह के साथ वो परंपरा चलती है। हालांकि भट्टलोलट, संकुक, वामन के पूर्व या उनके आसपास ये दो आचार रस निष्पत्ति पे अपनी चर्चा करते हैं। भट्टनायक भी आ चुके होते हैं, लेकिन प्रचलन की दृष्टि से वो शायद उतना प्रचलन नहीं। प्रचलन तो अलंकार का है। जब वामन भारतीय काव्यशास्त्र के रंगमंच पर आते हैं, साहित्य के रंगमंच पर जब आते हैं, तो अलंकार संप्रदाय ही उस समय का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय था, या सबसे बड़ा संप्रदाय था, या सबसे प्रचलित संप्रदाय था। इसको आप इस ढंग से भी देख सकते हैं। वामन से पूर्व भरत मुनि ने काव्य गुणों पर चर्चा की थी। 10 काव्य गुण माने थे, 4 अलंकार भी माने थे, तो काव्य दोषों पर चर्चा की थी। तो भरत के जो नाट्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र की पीठिका है, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें मिलने लगती। वामन की विशेषता ये थी, या वामन का बड़ा प्रस्थान ये था, कि आचार्य भरत या स्वयं भामा या दंडी, इन्होंने अलंकार पर और गुणों पर, रस पर और गुणों पर, इनके अंतर संबंधों पर कोई चर्चा नहीं की थी। भरत ने भी नहीं की थी। भरत ने अलंकार बता दिए 4, लेकिन गुणों से उसका क्या संबंध है ये नहीं बताया। ये कार्य पहली बार भारतीय शास्त्र, काव्यशास्त्र की परंपरा में ये अंतर संबंधों पर और संरचना, जिसपे आगे बातचीत करेंगे कि वो संरचना पूरी कैसे वामन विकसित करते हैं कविता को समझने की, वो वामन शुरू करते हैं ये पूरी परंपरा। आचार्य वामन से पहले भरत मुनि ने 4 प्रकार की वृत्तियां भी बताई। वो वृत्तियां सबको पता है, भारती, तात्वती, आर्यभट्टी और कैशिकी, ये 4 वृत्तियां हैं। अब इन 4 वृत्तियों को समझिए तो थोड़ा सा कुछ सूत्र आपको मिलेगा। जैसे भारतीय वृत्ति को कहा गया कि ये वाक, इसके केंद्र में वाक है। वाक यानी वाणी। वाणी को हम कथ्य के रूप में ले सकते हैं। सात्वती वृत्ति को हम हृदय की चित्तवस्था या मनोवृत्ति के रूप में ले सकते हैं। इसी प्रकार से आर्यभट्टी जो वृत्ति है, उसको कायिक, यानी कायिक का मतलब होता है परिवेश के रूप में, स्थूलता के रूप में, हम घटनाओं के रूप में हम ले सकते हैं। और चौथी जो वृत्ति भरत मुनि ने मानी थी वो कैशिकी, जिसको उन्होंने कहा था कि ऋषि होने के नाते इसका, क्योंकि वो राग प्रधान वृत्ति है, तो राग प्रधान वृत्ति है, तो एक इस तरह की किंवदंती है कि वो ब्रह्मा से मानते हैं कि मुझे कुछ अप्सराएं दी जाएं जो उसका नाट्य पर मंचन करें। राग का बिना स्त्रियों के, बिना राग के तो नाट्य हो नहीं सकता। तो बिना हृदय की, रस की अवस्था के शायद कविता नहीं बनती है। तो ये जो 4 वृत्तियां हैं भरत मुनि की, भारती, सात्वती, आर्यभट्टी और कैशिकी, यहाँ से ये भी इस पूरी प्रस्थान प्रक्रिया में अपने ढंग से कुछ जोड़ती है। वामन इसके बाद आते हैं। भरत के जो 11 तत्व थे, उसके कुछ अंशों का विकास वामन अपने ढंग से करते हैं। उस पर हम आगे अपनी बातचीत को करेंगे। आचार्य वामन से पहले दंडी और भामा तो बड़े महत्वपूर्ण आचार्य थे, जिन्होंने अलंकार शास्त्र को बड़े ऊंचाई तक पहुंचाया। और दंडी का एक वाक्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वामन की। वो दंडी रीत की बात तो नहीं करते, लेकिन मार्ग की बात करते हैं। काव्य मार्ग दंडी का ही दिया हुआ शब्द है। और वो कहते हैं कि हर कवि की अपनी रीति या मार्ग हो सकता है, जिस पर बाद के आचार्यों ने आलोचना के आधुनिक संप्रदायों में जिस पर बातचीत हुई। तो ये वामन से पूर्व का भारतीय काव्यशास्त्र का पूरा परिदृश्य था, जिस आधार पर वामन अपने रीति सिद्धांत को खड़ा करते हैं, या जिसके आधार पर अपने रीति संप्रदाय को स्थापित करते हैं। संप्रदाय तो उस ढंग से वामन नहीं करते, सिद्धांत का प्रयोग ही ज्यादा इस ढंग से उचित होगा, क्योंकि सिद्धांत व्यापक है। संप्रदाय में किसी मत की आवृत्ति करने का चलन है, आप इसको सिद्धांत के रूप में ही समझे। पूरी भारतीय काव्यशास्त्र की जो पूरी परंपरा है वो सैद्धांतिक है। सिद्धांत के विकास, प्रणयन और उसकी व्याख्या और उसके आगे ले चलने वाली जिज्ञासा ही पूरे काव्यशास्त्र के बीच में। अब इस पूरी बातचीत में वामन का पदार्पण होता है 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास। कश्मीरी राजा जयापीड के दरबार में वामन थे, ये हम सब लोगों को मालूम है। जयापीड का समय मोटा मोटी 800 से 850 के आसपास था। तो वामन का समय भी हम 850, 800, 850 के बीच, ईस्वी के बीच हम रख सकते हैं, ऐसा इतिहासकारों ने माना। उस पूरे समय के निर्धारण पर मैं बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि वो इतिहास
का काम है, और मैं उसको छोड़ते हुए, लेकिन मोटे रूप में 9वीं शताब्दी के आसपास वामन उपस्थित है। इसी बीच में आनंदवर्धन भी है थोड़े बाद, जिससे वो आनंदवर्धन भी कश्मीरी हैं और अवंती वर्मा के दरबार में, उनके दरबार में। तो और बहुत गहरा आनंदवर्धन और वामन का घात प्रतिघात है, दोनों का संबंध है अपने ढंग से, जो पूरे भारतीय वैदुष्य परंपरा में रहा है आचार्यों के बीच, कैसे एक दूसरे के मतों के सामने प्रश्न खड़ा करना और अपने मत को स्थापित करना। तो ये भारतीय शास्त्रार्थ परंपरा की एक विशेषता भी। तो इस पूरी परंपरा में वामन जब आते हैं 9वीं शताब्दी में, अपने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ के माध्यम से, और दो तीन रचनाएं वामन की कही जाती हैं, लेकिन मूल रूप से जो काव्य शास्त्र की रचना है वो काव्य अलंकार सूत्र ही, जिसको पूर्ण रूप से करते हुए काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति भी कह दिया जाता है। अब ये जो सूत्र और वृत्ति है वो नया है भारतीय काव्य शास्त्र। ये कहा गया कि सूत्रों में पूरे भारतीय काव्य शास्त्र का एकमात्र ग्रंथ वामन का ही काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। दूसरे जो ग्रंथ हैं वो कारिकाओं में, जैसे आनंदवर्धन का, अभिनव गुप्त का, या दूसरे जितने, या भामा का काव्य अलंकार, ये कारिकाओं में। हालांकि सूत्र में पूरा ग्रंथ तो वामन का है, लेकिन भरत मुनि ने सूत्रों का प्रयोग किया था अपने नाट्य शास्त्र, लेकिन पूरे रूप में नहीं किया। तो एक ये भी मान सकते हैं कि उसके भी बीज बिंदु भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है, लेकिन मूल रूप से पूरे ग्रंथ की रचना सूत्र और वृत्त में करने का काम पहली बार वामन करते। अब उसके पीछे भी एक तर्क है कि मतलब दर्शन की पृष्ठभूमि उसके पीछे काम कर रही थी। वामन चूंकि खुद एक कवि, वृत्ति मूल रूप से उदाहरणों को हम कह सकते हैं। वामन हम जानते हैं कि खुद एक बड़े अच्छे कवि थे, और उन्होंने वृत्ति लिखी इसी अपने इस रचना पर, काव्य अलंकार सूत्र पर ही उन्होंने कवि प्रिया नाम की वृत्ति लिखी। तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति पर वामन खुद एक वृत्ति लिखते हैं जिसको कवि प्रिया नाम से जाना गया। तो ये जो सूत्र और वृत्ति में की जो रचना कर रहे थे वामन, वो अपने ढंग से एक नया शिल्पगत प्रयोग था, अपने ढंग का एक साहसिक प्रयोग। वामन का काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति भी कुछ समय के लिए अनुपलब्ध था। अचानक से उसका उद्धार करते हैं, और उसके उद्धार करने वाले आचार्यों में मुकुल भट्ट, सहदेव, गोपेंद्र भट्ट, गोपाल, महेश्वर, ये लोग कुछ वामन के टीकाकार हैं जो काव्य अलंकार सूत्र पर विस्तार करते हैं या उसको टिप्पणी करते हैं। मुकुल भट्ट तो बकायदा ये कहा जाता है कि उन्होंने खोए हुए काव्य अलंकार सूत्र को हमारे सामने उपस्थित किया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभिनव गुप्त ने ढेर सारी रस निष्पत्तियों की को खोजा, चाहे वो भट्टलोलट हो या शंकुक हो। ये अभिनव गुप्त के ध्वन्यालोक लोचन में हमारे सामने आते हैं, या अभिनव भारती में आते हैं हमारे सामने। तो ये कुछ बातें थी कि वामन जब आ रहे होते हैं इस मंच पर, तो उनकी जो पूरी काव्य रचना है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, वो किस ढंग की रचना है। अब काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति पर भी चूंकि बात विद्यार्थियों के लिए हो रही है, तो थोड़ी सी परिचयात्मक रूप में मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ, जिससे उनके सामने कुछ बातें स्पष्ट। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो रचना है वो 5 अधिकरण में और 12 अध्यायों में विभक्त। अधिकरण एक तरह से आप खंडों को कह सकते हैं, सर्गों को कह सकते हैं, और उसके अंतर्गत 12 अध्याय। पहले अधिकरण में 3 अध्याय, दूसरे अधिकरण में 3 अध्याय, तीसरे अधिकरण में 2 अध्याय, चतुर्थ अधिकरण में फिर 3 अध्याय, और 5वें अधिकरण में 1 अध्याय। तो इस प्रकार से 12 अध्यायों की पूरी ये रचना काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना। अब इन अधिकरणों को भी वे विभाजित करते हैं। जैसे पहला अधिकरण है शरीर नाम से है, जिसमें वे काव्य लक्षण, उनके स्वरूप, भेद, ये इस पे बात करते हैं, अलंकारों पर, भावों पर, काव्य लक्षणों पर, काव्य के प्रयोजनों पर। ये प्रारंभिक रूप से इसी में वो अपनी परिभाषा भी देते हैं काव्य की, इसी पहले अधिकरण में ही परिभाषा दी। दूसरा अधिकरण उनका दोष विवेचन पर। हम जानते हैं कि दोषों पर पहले बार भरत मुनि ने चर्चा की थी। भरत मुनि के उस दोषों को अपने ढंग से वामन विस्तारित करते हैं, और ये दूसरे अधिकरण की है। तीसरा अधिकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है काव्य अलंकार सूत्र की दृष्टि से, उसमें जिसमें वो गुणों पर बात करते हैं, और 10 शब्द गुण जो भरत मुनि ने और दंडी ने भी माने थे। दंडी ने थोड़ा
उसमें अपना संशोधन किया था, उसी को विस्तृत करते हुए नए 10 अर्थगुण, जिस पे आगे हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर विस्तार से वामन चर्चा करते हैं और 10 शब्द गुण के साथ 10 अर्थ गुण को जोड़कर इस पूरी परंपरा को, अपनी पूरी संरचना को विकसित करने का काम करते हैं। तो ये जो तीसरा अधिकरण है गुण, वो वामन का बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो भारतीय काव्य शास्त्र में उनका मौलिक काम। चौथा जो अधिकरण है वो अलंकारों पर विचार करते हैं। अलंकारों की दृष्टि से भी वामन के समय तक 43 अलंकार प्रचलित हो चुके थे, भामा दंडी ने किए थे। वामन उसमें सभी को स्वीकृत नहीं करते, 31 अलंकारों को स्वीकृत करते हैं, 3 अपने भी उसमें जोड़ते हैं। लेकिन जो मूल काम उनका अलंकारों पे था वो उपमा को केंद्र में, उपमा अलंकार को केंद्र में खड़ा करने का काम था। हम जानते हैं कि भामा ने पूरे अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को माना था, दंडी ने अतिशय को या अतिशयोक्ति को माना था। वामन पूरे अलंकार प्रक्रिया में उपमा को स्थापित कर देते हैं। उनके लिए उपमा कोई सादृश्य मूलक अलंकार न रह के पूरे अलंकार का पर्याय ही हो जाता है, और एक पूरा अध्याय ही उस पे उपमा प्रपंच विचार नाम से वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में वामन करते हैं। उसके बाद जो अंतिम अध्याय अधिकरण है, जो सर्ग है, वो प्रायोगिक नाम से है, और जिसमें वो अपने कविताओं के उदाहरण वगैरह देते हैं। तो ये जो पूरा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है 5 अधिकरणों में और 12 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें वामन रीति सिद्धांत को या पूरी उस कविता की संरचना को अपने ढंग से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का एक अध्यायों के वर्गीकरण की दृष्टि से या उसके शरीर की दृष्टि से एक आप ढांचा कह सकते हैं। अब जो मूल बात है जिसके माध्यम से वामन इस पूरी अपनी बातचीत को शुरू करते हैं, अब हम उस बातचीत पर आते हैं। पहला जो अधिकरण था और पहला अध्याय था, जिसमें वो काव्य लक्षण अपना निर्धारित करते हैं, और वो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात वो कहते हैं कि कविता का जो मूल है वो अलंकार, सौंदर्य, और फिर अलंकारों को विस्तृत करते हुए, व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। ये कुछ नई बात थी जिस पे हमको समझना है, और वामन के बड़े योगदान को हम इस पे आगे चलकर विवेचना करें। फिर बात करते हैं कि ये जो अलंकार है और ये जो सौंदर्य है, सौंदर्यम अलंकार है, अलंकार है कविता का मूल, लेकिन जो कविता का मूल अलंकार है वो कैसा है? तो सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्यम अलंकार है। और ये खुद, ये जो सौंदर्य क्या है, किस पे आधारित है? विशेषों गुणात्मा, ये गुण पर आधारित। और ये जो विशेषों गुणात्मा गुण पर आधारित है, और ये गुण किसके अंतर्गत है? वो रीति के अंतर, विशिष्ट पदरचना रीति। ये जो पूरा जो गुण है, पूरी ये जो संरचना है, वो रीति के अंतर्गत है। तो ये जो बातें वामन कर रहे हैं, कि 3-4 बातें आई हमारे सामने कि विशिष्ट पद रचना रीति, जो अब ये जो विशिष्ट पद रचना क्या है उसको आगे चलकर बातें थोड़ी स्पष्ट होंगी जब हम शब्द गुणों और अर्थ गुणों पर बात करेंगे। सौंदर्य ही अलंकार है, और पूरी कविता का मूल एक तरह से अलंकार है, अलंकार के बिना कविता नहीं। अब हम जानते हैं कि वामन से पूर्व भामा और दंडी बड़े काव्य शास्त्री हुए थे, और उन्होंने अलंकार को एक तरह से स्थापित किया था। पूरी कविता के केंद्र में अलंकार है, अलंकार के बिना, जैसे भामा कहते हैं कि कुछ नहीं है, दंडी कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार से वामन कहते तो हैं कि अलंकार है, लेकिन थोड़ी भिन्न बात कहते हैं कि अलंकार है, लेकिन वो अलंकार का काम सौंदर्य की वृद्धि करना नहीं है, जिस प्रकार से दंडी या भामा बता रहे हैं, कुछ अलग काम। वो अलंकार उसकी अंतर्गत, उसकी संरचना में बधा हुआ एक तत्व है, यानी गुण काव्य की आत्मा है, क्योंकि वो सौंदर्य की उद्बुद्धि करता है, और काव्य में जिसके माध्यम से काव्य ग्राह्य, ये सीधी सी बात करते हैं। और सूत्र रूप में इसको समझना चाहें तो ये कि काव्य की आत्मा सौंदर्य, और थोड़ा सा उसको और सरल कर देते हैं कि काव्य की आत्मा ही सौंदर्य, काव्य की आत्मा अब रीति नहीं रह जाती। और उसके अंतर्गत जो वामन का मूल तत्व है, जो व्यंजना है, वो ये है कि काव्य की आत्मा क्या है? सौंदर्य। विशिष्ट पद रचना रीति तो हम कहते ही हैं कि वो रीति संप्रदाय के स्थापक है, लेकिन काव्य का जो
मूल चीज है वो क्या है, रीति से भी जो मूल चीज है, जो उसकी व्यंजना है, वो है सौंदर्य, जिसपे और हम थोड़ी बात करें। तो और उसमें गुण नामक तत्व से वो आविर्भूत होता है। वो जो सौंदर्य कैसे प्रकट होता है, गुण से प्रकट होता है वो सौंदर्य, यानी काव्य अलंकार के कारण ग्राह्य होता है, और सौंदर्य ही अलंकार है। सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। और वामन इस प्रकार से, इस पूरी प्रस्तावना, ये पूरी हमारी बातचीत की या वामन की इस बातचीत को संरचना को समझने की ये कुछ प्रस्तावनाएं थी। उन्हीं के वामन के ही कुछ सूत्र वाक्य थे जिस पर मैं बात कर। मेरी दृष्टि से वामन संसार के पहले संरचनावादी आचार्य हैं, पूरे भारत के भी और विश्व के। वामन से बड़ा संरचनावादी, टेक्सचर और स्ट्रक्चर का इतना बड़ा आचार्य कोई नहीं हुआ। वामन पहले बार कविता की संरचना और उसकी बुनावट पर इतनी गंभीरता से बात करने वाले आचार्य। वामन अपनी इसी पूरी बातचीत को, अपने इस सूत्र वाक्यों को, विशेषो गुणात्मक, सौंदर्यम अलंकार या विशिष्ट पद रचना रीति को कैसे समझाते हैं, इसके इसके लिए उन्होंने एक पुष्प का, एक फूल का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम जब फूल को देखते हैं तो फूल को देखने पर हमारी दृष्टि उसकी पंखड़ियों पर जाती है। फूल और कुछ नहीं है, पुष्प और कुछ नहीं है, पंखड़ियों की एक संरचना है। ढेर सारी पंखुड़ियां मिलकर एक फूल बनते हैं, और पंखुड़ियों के भीतर भी कुछ है। वो क्या है? वो सुगंध। तो वो जो सुगंध है पंखुड़ियों के भीतर जो बसा हुआ है, वो जो ये पूरी संरचना है, वही अलंकार। यानी जो संरचना, जिस प्रकार से पुष्प के अंदर जो उसका सुवास है, जो उसकी सुगंध है, वही अ, अलंकारों के रूप में वही अलंकार है, और अलंकार कुछ और नहीं है। तो कविता में भी वामन कहते हैं कि अर्थ की अनेक कोटियां होती हैं। जिस प्रकार से पुष्प की संरचना में ढेर सारी पंखुड़ियां मिलकर एक पुष्प का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से अर्थ की अनेक कोटियां होती हैं जो परस्पर एक दूसरे से आबद्ध होती हैं, और उसी आबद्धता से होकर फिर वो पुष्प बनता है, उसका सुगंध होती है, और वो जो उसके अंदर बसा होता है, गूंथा होता है। इस पर वामन अपनी बात करते हैं। और अर्थ की दृष्टि से भी फिर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से उसके अंदर सुगंध होती है, उस प्रकार से ढेर सारे अर्थों की परतें होती हैं। ये वामन की अपनी संरचनात्मक दृष्टि थी, कविता की अपनी समझ की दृष्टि से। जब हम ये कहते हैं कि जब रीति संप्रदाय क्या है, रीति सिद्धांत क्या है, तो हम कहते हैं कि माधुर्य ओज प्रसाद है, या वैदर्भी गौणी पांचाली है। और यही हम विद्यार्थियों को प्रायः बता देते हैं कि यही रीति संप्रदाय है, रीति सिद्धांत है, यही है। लेकिन वामन इससे बड़ी बात करते हैं, और उनकी संरचना में बड़े तत्व हैं जिसको समझने की जरूरत है, और जिस पे मैं आज अपनी बातचीत आपके सामने रख रहा हूं। हम जानते हैं कि भरत मुनि ने इससे पहले 36 काव्य लक्षणों की बात की थी। भरत मुनि एक ऐसे बड़े आचार्य हैं भारतीय काव्य परंपरा में, या भारतीय साहित्य शास्त्र की परंपरा में, जो इनके अंतर्गत भरत मुनि नाटक पे बात कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना कि भारतीय काव्य शास्त्र में या पश्चिमी काव्य शास्त्र में नाटक तो एक केंद्रीय रूप में भले व्यवहारिक उपक्रम के तौर पे उपस्थित होता है, लेकिन ये पूरी संरचना बिना महाकाव्यात्मक वितान के या पूरे महाकाव्यात्मक स्वरूप के हो नहीं सकती थी। भरत मुनि 36 काव्य लक्षणों को स्थापित करते हैं, जिसको बाद के दिनों में बहुत से काव्य लक्षणों को भामा ने अलंकारों के रूप में रूपांतरित किया, या उसको अलंकार के रूप में स्थापित किया। तो उन तो ये जो मैं बात कर रहा था कि वो जो 36 काव्य लक्षण थे आचार्य भरत मुनि के, उसको भामा ने कुछ को अलंकार बनाया, और कुछ को उस तरह से अपने ढंग से उसका अनुसित कर लिया अपनी पूरी संरचना। वामन उसको और थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं अपनी पूरी संरचना को। तो उसके लिए वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बंध। अब बंध का इस्तेमाल या उपयोग अभिनव गुप्त ने भी किया है। अभिनव गुप्त ने उसको बंध, गुंफ, भणित शब्दों का प्रयोग किया है, और उसी बंध को वामन ने उसको अपने आत्मा के रूप में, वो जो बंध है, बांधने वाला जो तत्व है, उसको अभिनव गुप्त भी मानते हैं अपने ढंग से, उसको भरत मुनि भी मानते हैं, उसको भामा दंडी भी अपने ढंग से देखते हैं, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं करते। उसको वामन ने स्पष्ट किया, और उस पूरी बंध की प्रक्रिया को उन्होंने आत्मा के रूप में स्थापित किया।
यानी आचार्य वामन की दृष्टि से पूरा बंध क्या है, वो रीति है और उसकी पूरी अपनी एक संरचना है। वो जो बंध और कुछ नहीं है, रीति है। और उसको फिर एक उदाहरण के माध्यम से वामन स्पष्ट करते हैं। वो एक उन्होंने एक लाइन लिखी है, उसको मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। उसको एक चित्र के दृष्टांत के रूप में वामन उसको हमारे सामने रखते हैं। आशु त्रिशिषु रीतिषु रेखास्व चित्रम काव्यम। यानी एक चित्र है, और चित्र में चित्र बनता कैसे है, तो वामन कहते हैं कि रेखाओं से चित्र बनता है। रेखा चित्र और कुछ नहीं है, रेखाओं की पूरी संरचना है। और रेखाओं के जो रंग हैं वो गुण है, और उसकी जो छाया है वो अलंकार। यानी वो जो पूरा बंध है, वो जो पूरी संरचना है, उसको समझाने के लिए वामन दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण तो उन्होंने पुष्प का उदाहरण दिया, दूसरा एक उदाहरण उन्होंने दिया कि वो जो पूरी जो संरचना है वो चित्र की भांति है। जैसे रेखाओं से चित्र बनता है, उसी प्रकार से उस चित्रों को का जो बनने वाला जो आरेख है, रेखाएं हैं वो गुण है, और उसकी जो छाया है वो अलंकार। और इस पूरी बातचीत को इसी तरह से रीति कविता में काव्य है, रीति कविता को उन्होंने इसी तरह बंध, यानी ये पूरी बातचीत में वामन कहते हैं कि रीति क्या है, एक प्रकार का बंध जो सरल रूप में और उसको समझने का प्रयास करें। अब ये बंध कैसे बनता है, बंध आता कैसे है, तो वो कहते हैं कि ये बंध बनता है शब्दों से। ये जो जमावट है पूरी, वो शब्दों की जमावट, यानी जमावट ही शब्द है और शब्द ही जमावट है। तो ये पूरी जो रेखाओं की जो आप वो ये तो दृष्टांत था ना रेखाओं का, चित्रों का, कि रेखाओं से चित्र बनता है, लेकिन पूरी रीत की संरचना कैसे बनती है, तो वो कहते हैं कि शब्दों से बनती है। वो जो जमावट पैदा करते हैं वो शब्द करते हैं। उसको आगे चलकर वो फिर उदाहरण देते हैं, जिसपे हम आगे चलकर बात करेंगे, जब वो शब्द गुण और अर्थ गुण की बात करते हैं। तो ये पूरी बातचीत में वामन इस तरह के अपने दृष्टांत देते हैं। एक दृष्टांत वो और देते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सुंदर युवती की काया में यौवन होता है, यौवन उसके अंदर छिपा होता है सुंदर युवती की काया में, उसी प्रकार से शब्दों में गुण या कविता में गुण छिपे होते हैं। वो अंदर होते हैं और वो प्रतिबिंबित कविता के माध्यम से होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये दृष्टांत, ठीक इसी दृष्टांत को आनंदवर्धन अपने ढंग से उपयोग करते हैं अपने ध्वन्यालोक में। आनंदवर्धन ने कहा कि जो सुंदर युवती के जो काया है उसके अतिरिक्त भी एक लावण्य है, वही ध्वनि, जो दिखती नहीं है लेकिन अन्य है। तो हूबहू वही दृष्टांत आनंदवर्धन उठाते हैं वामन के इसी दृष्टांत। वामन की जो दृष्टि है यहाँ पर वो स्थूल है आनंदवर्धन की अपेक्षा, और आनंदवर्धन उसको अमूर्त रूप में करते हैं, ध्वनि के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन वामन की जो दृष्टि थी वो वस्तुनिष्ठ दृष्टि थी अपने ढंग से, और रीति को समझाने में, इस पूरी संरचना को समझाने में वामन इसी तीन दृष्टांतों का एक तरह से आप कह सकते हैं उपयोग करते हैं। एक युवती और उसकी काया का इस्तेमाल करते हैं, रेखाओं के चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, और पुष्प और उसके बंध का, पंखुड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इनके माध्यम से वो संरचना, अपनी रीति की पूरी संरचना को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि रीति क्या है। तो उनकी जो विशिष्ट पद रचना रीति है वो केवल ये नहीं है, जिसपे मैं आगे बात करूंगा कि विशिष्ट लिखने की स्टाइल, ये तो बड़ी कच्ची कच्ची बात है कि लिखने की कोई स्टाइल है वही रीति है। जैसा कि बाद में लोगों ने यही कर दिया कि काव्य मार्ग है, लिखने की पद्धति है, लेखनी है, वगैरह वगैरह। तो ये केवल रीति सिद्धांत, ये केवल लिखने की स्टाइल पद्धति नहीं है, ये पूरी कविता की अपनी पूरी संरचना है, आयविक संरचना है, जो अनेक तत्वों से गुथ कर बनी होती है। तो वामन फिर एक तत्व का, मैं वामन के काव्य गुणों पर चलूं उसके लिए उससे पूर्व एक चीज की ओर और इशारा करते हैं आचार्य वामन। वो कहते हैं कि पूरी कविता में एक तत्व और होता है। वो तत्व क्या है? संप्लव की भावना होती है। संप्लव क्या है? संप्लव होता है कि एक दूसरे के अंदर अतिक्रमण करने की भावना। संप्लवकता का जो सिद्धांत है वामन जो देते हैं, वो फिर उसको उदाहरण के रूप में वो देते हैं कि जैसे जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के का अतिक्रमण करते हुए आते हैं, कभी सुख आते हैं कभी दुख आता है, और दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। उसी प्रकार से गुण भी, जो उनके गुण हैं कविता में, वो इकहरे रूप में नहीं आते। जैसे माधुर्य आएगा तो ओज, ऐसा नहीं कि केवल माधुर्य गुण ही आएगा, इकहरे रूप में आएगा।
ओज भी आएगा, प्रसाद भी आएगा, समता भी आएगी, सौकुमार्य भी आएगा, अर्थव्यक्त भी आएगी, समाधि भी आएगा, कांति भी आएगी। ये जो गुण हैं ये एक दूसरे को अतिक्रमित करते हुए आते हैं, जिसके लिए कुंतक ने एक दूसरा शब्द दिया है, निरस्तावयव करके एक शब्द दिया है। वामन उसके लिए संप्लवता का एक शब्द देते हैं और कहते हैं कि ये जो सुख और दुख की भावनाएं जिस प्रकार से आती हैं, वैसे गुणों के का भी एक दूसरे से अपना संघर्ष होता है, या एक दूसरे के समानांतर अपने को विकसित करते हुए वो आते हैं। तो वामन इस पूरी अपनी ये जो बातचीत है, इस पूरी संरचना है रीति सिद्धांत की, उसमें की प्रस्तावना के रूप में वो ये कहते हैं कि जो रीति का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है वो इतना ही गहरा ढांचा नहीं है कि जिसको लोग इकहरे तौर पे देखें या उसे ऐसे ही उसको खंडित कर दें। अब ये वामन का जो मूल योगदान था या मूल जो बातचीत थी उस पर थोड़ी सी बात जरूरी है इस रीति को समझने के लिए। हम जानते हैं कि काव्य गुणों पर जिस पे पूरी रीति संरचना वामन ने खड़ी की है, और एक पूरा अधिकरण नहीं लिखा, तीसरा अधिकरण पूरा गुणों पर खड़ा है। भरत ने, दंडी ने 10 शब्द गुण माने थे, ये हमको पता है। वामन का जो प्रस्थान था या जो बड़ा योगदान था कि उन्होंने 10 शब्द गुणों के समानांतर 10 अर्थ गुणों की स्थापना की, और केवल वामन ही थे जिन्होंने 10 अर्थ गुणों पर इतने विस्तार से लिखा। पहली बार तो लिखा ही, बाद में भी शायद किसी आचार्य ने इतने विस्तार से इन अर्थ गुणों की व्याख्या नहीं की या उसका विस्तार नहीं किया। अब हमें पता है कि आचार्य वामन काव्य शोभाया करता धर्मा गुणा कहकर, कि काव्य शोभा की जो गुण ही उसकी अभिवृद्धि करने वाले तत्व हैं, ये वामन ने पहले स्पष्ट कर दिया। अब अपने शब्द गुणों को और अर्थ गुणों को वामन अपने सूत्र वाक्यों में स्पष्ट करते हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जिससे थोड़ी सी स्पष्ट चीजें और हो सके। 10 शब्द गुणों की व्याख्या करते हुए वामन ने कुछ सूत्र रखे हैं। वो सूत्र क्या है उसे देखते हैं। काव्य बंधत्व ओजम, जो गाढ़ बंधत्व योजम, यानी जो कविता का जो बंध है जिसमें गाढ़ापन होता है वो क्या है, ओज गुण है। शैथिल्यम प्रसाद, जो शिथिलता है वो प्रसाद गुण है। मसृणत्व श्लेषा, यानी जो उसका परिष्कार है शब्दों का वो श्लेष है। मार्गा भेद क्षमता, शब्दों के जो मार्ग भेद है वो क्षमता गुण है। आरोहा और वह क्रम, आरोहा वरोह क्रम समाधि है। और पृथक पदत्व माधुर्यम, जो पदों का पृथकत्व है वो माधुर्य है। अजरठत्व, यानी अकठोरता सौकुमार्य है। और विकटत्व मुदारता, यानी जो उदारता क्या है, विकट होने का भाव है। अर्थ व्यक्ति हेतु अर्थ व्यक्ति है, अर्थों का स्पष्ट होना ही अर्थ व्यक्ति गुण है। और औजल्यम क्रांति, वो कांति क्या है, उजलता ही, औजल्य ही क्रांति, उज्ज्वलता ही क्रांति है। ये 10 शब्द गुणों की उन्होंने आचार्य वामन ने व्याख्या की। अब ये 10 शब्द गुण थे, हालांकि इस पर उसको उन्होंने, वामन ने 10 अर्थ गुणों में रूपांतरित किया, और वो जो अर्थ गुण है वही इस पूरी रीति की संरचना है, और वही रीति को बांधने वाले मूल तत्व भी। वो क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं, फिर अपनी बातचीत को आगे करते हैं। 10 अर्थ गुण है। अर्थस्य प्रौढ़ रोज, अर्थ की प्रौढ़ता ही ओज। अर्थ वैषम्य प्रसाद, अर्थ की विषमता है प्रसाद। घटना श्लेष, जो घटना है, घटना की बहुलता है वो श्लेष अर्थ गुण है। और अवैषम्यम क्षमता, और जिसमें विषमता ना हो वो समता। अर्थ दृष्टि समाधि, अर्थों की जो गहरी दृष्टि है वो समाधि अर्थ गुण है। उक्ति वैचित्रम माधुर्य, और उक्ति की जो विचित्रता है वो माधुर्य अर्थ गुण है। और सौकुमार्य, अपरुषता, यानी जिसमें कठोरता न हो, रफनेस न हो, वो सौकुमार्य है, सुकुमार्य। और ग्राम्यत्व मुदारता, जिसमें ग्राम्यता न हो वो उदारता। इस पे मैं असहमत हूं, जिसमें मैं अभी थोड़ी बात आपके सामने रखूंगा। और वस्तु स्वभाव स्फुट मर्थ व्यक्ति, वस्तुओं का अपने मूल के साथ स्पष्ट हो जाना भी अर्थ व्यक्ति अलंकार है। और दीप्त रसत्वम कांति, ये वामन के 10 अर्थ गुण। और ये जो आप हम देखेंगे कि ये जो पूरे शब्द गुण और अर्थ गुण की ये जो बंध
वामन निर्मित करते हैं, ये जो पूरी संरचना अपनी निर्मित करते हैं, उसमें किस प्रकार से ध्वनि भी समाहित होता है, किस प्रकार से रस भी आ जाता है, अलंकार तो है। तो वामन की इस पूरी रीति, इस सिद्धांत में एक प्रकार से वो ध्वनि को भी, ध्वनि हालांकि जब वामन अपनी रचना कर रहे थे तो ध्वनि नामक तत्व तो उस तरह से प्रकाशित नहीं था, उसकी पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं कि वामन में ध्वनि का मिलने लगता है। जिस प्रकार से वामन में खुद भरत और दंडी और भामा की झलक है, उस प्रकार से आनंदवर्धन की झलक आप अ, वामन में आप देख सकते हैं। अब इस इन्हीं अर्थ गुणों को हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, जिससे कि वामन की जो रीति संप्रदाय है थोड़ा सा और स्पष्ट हो सके। हमने कहा कि अर्थ की प्रौढ़ता ही ओज गुण है। अर्थ की प्रौढ़ता को समझाने के लिए वामन कहते हैं कि बहुत ज्यादा शब्द लिख देने की अपेक्षा अगर कविता में कोई शब्दों का ऐसा प्रयोग हो कि एक शब्द लिख देने से ही स्पष्ट हो जाए चीजें, तब तक कविता अच्छी कविता नहीं है, जब तक कि अर्थ अपने ढंग से प्रौढ़ न हो पाए, हो जाए। उसको वो ओज कहते हैं, ओज अर्थ गुण। उसलिए हम कहते हैं कि जैसे अगर आप 4-5 लाइन प्रयोग करें कि एक स्त्री है, अपने प्रिय से मिलने जा रही है, लुक छिप कर जा रही है, बन कर जा रही है, श्रृंगार करके जा रही है, इतना शब्द लिखने की बजाय अगर आप ये लिख दें अभिसारिका, अगर आप एक शब्द लिख दें अभिसारिका, तो शायद ये 5-6 जो आप लाइन लिख रहे हैं, पंक्तियां लिख रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाएं, पूरी हो जाएं। तो एक शब्दों के माध्यम से ये पूरा हो जाता है अभिसारिका लिखने से। तो ये कहते हैं ये अर्थ की प्रौढ़ता है, और ये बड़े कवियों में ये अर्थ की प्रौढ़ता, या बड़ी कविता में अर्थ की प्रौढ़ता स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। प्रसाद के लिए इसी प्रकार से वो कहते हैं कि अर्थ की जो विषमता है वो प्रसाद, अब अर्थ भी कहरे नहीं होंगे, अर्थ एक जैसे नहीं होंगे, अर्थ ढेर सारे होंगे। संप्लब, जो पिछली बार या थोड़ी देर पहले मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि ओज और प्रसाद अलग अलग गुण माने जाते हैं, लेकिन जब ये कविता में आते हैं तो कई बार प्रतिस्पर्धा के भाव में आते हैं और वैषम्यता का प्रदर्शन करते हैं या वैषम्यता का बोध कराते हैं। इस वैषम्यता का बोध कराने के लिए वामन अपने ढंग से ओज को और प्रसाद गुणों को निरूपित करते हैं। तीसरा गुण जो जिस पर वामन बड़े विस्तार से चर्चा करते हैं वो है श्लेष अर्थ गुण। श्लेष अर्थ गुण को उन्होंने कहा कि ये महाकाव्यों के लिए बड़ी ही अनिवार्य अर्थ गुण है श्लेष। बिना श्लेष गुण के महाकाव्य निर्मित नहीं हो। श्लेष का अर्थ एक अर्थ और होता है कि अर्थ जहां पर चिपके हुए हो, एक अर्थ दूसरे अर्थ से चिपक कर चले, या एक अर्थ दूसरे अर्थ को निर्मित करते हुए चले। इसके लिए वामन 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि श्लेष कैसे निर्मित होता है, तो वो कहते हैं जहां पे क्रम होगा, कौटिल्य होगा, अनुलब्धत्व होगा, और उसके लिए उपपत्ति, 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जहां पर शब्दों का एक क्रम होगा, कौटिल्य होगा। कौटिल्य का अर्थ वामन वाक्पन या वक्रोक्ति के अर्थ में आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जहां पर होगा। अनुपलब्धत्व का प्रयोग जो वामन करते हैं उसमें ये करते हैं कि अर्थ थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और चौथी बात जो श्लेष को स्पष्ट करने के लिए करते हैं कि जहां पर उपपत्ति होगी। उपपत्ति का अर्थ होता है कि अर्थ का स्पष्ट हो जाना। एक उदाहरण फिर देते हैं, मृच्छकटिकम का उदाहरण देते हैं वामन, और वो कहते हैं कि विट और शकार वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं। वसंत सेना उनसे छुपने के लिए भागती है, छिपती है। कभी विट और शकार के हाथों में वो पड़ने ही वाली होती है कि बचकर निकल जाती है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि यही क्रम है, यही कौटिल्य है। और फिर वो लुकते छुपते जब पहुंचती है तो वो जिस घर में अचानक से घुस जाती है वो घर चारुदत्त का होता है, जो उसका प्रेमी। ये पूरी बातचीत वो श्लेष अपने अर्थ गुण को स्पष्ट करने के लिए वामन देते हैं और बताते हैं कि ये जो श्लेष गुण है, अर्थ गुण है, वो बड़ी कविता में, महाकाव्यात्मक कविता में या महाकाव्यों में पाया जाता है। बिना इसके कविता बनती नहीं है। जब तक ये चारों तत्व न हो तब तक कविता बनती नहीं है। इसी प्रकार से श्लेष पर वो विस्तार से बात करते हैं। क्षमता गुण है, जहां पर क्रम का भेद न हो, क्षम हो जाए, अर्थों में जहां पर क्षमता का बोध। अब
ये जो समता गुण है, अब आप जानते हैं कि ध्वनि सिद्धांत में संलक्ष्य क्रम ध्वनि और संलक्ष्य क्रम ध्वनि का प्रयोग ध्वनिवादियों ने किया है। तो अर्थों की जहां पर मिट जाए, वहां पर वामन क्षमता अर्थगुण की बात करते हैं, वहां पर भेद ना हो। ध्वनिवाद में जैसे कहते हैं कि असंलक्ष्य क्रम में ध्वनि, जहां पर अर्थ का क्रम ही मिट जाए। अभी तक तो श्लेष में वो क्रम बताते हैं, और वो क्रम बताते हुए कहते हैं कि क्रम होना चाहिए, कौटिल्य होना चाहिए, अनुबलत होना चाहिए, परिष्कार उपपत्ति होनी चाहिए, लेकिन समता अर्थगुण में कहते हैं कि वो क्रम मिट जाता है और वहीं पर समता अर्थगुण होता है। और एक और अर्थगुण की बात जो बड़े विस्तार से करते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है वामन के इस रीत सिद्धांत को समझने के लिए और उसकी मौलिकता को समझने के लिए, वो अगला अर्थगुण है समाधि। समाधि अर्थगुण वामन उसे मानते हैं जब वो कहते हैं कि समाधि क्या है। वो कहते हैं कि अवहित चित्त ही अर्थ को देखता है। अब ये बड़ी मौलिक बात वामन कह रहे हैं कि कविता तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक कि कवि या सहृदय का जो चित्त है वो अवहित चित्त हो। अवहित चित्त क्या है? वो कहते हैं कि एकाग्र चित्त। ये सहृदय सिद्धांत भट्टनायक का तब तक तो आया नहीं था, लेकिन ये उस सिद्धांत की पूर्व प्रस्तावना आप इस वामन के इस अवहित चित्त को आप मान सकते हैं। बिना इस चित्त के कविता शायद खुलती नहीं है, या वो स्पष्ट नहीं होती, या उसकी समझ नहीं बनती। यानी कवि कवि की दृष्टि से अगर बात करें तो कवि का पदार्थ को देखना ही समाधि गुण है। सहृदय की दृष्टि से बात करें तो उसका एकाग्र चित्त होकर कविता का रसास्वादन करना ही समाधि गुण। यानी इस समाधि अर्थ गुण में वामन के कविता की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं और सहृदय की दृष्टि से भी। हालांकि सहृदय शब्द तो भट्टनायक का है और आनंदवर्धन का है, उसकी बात वामन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से उसकी आप पूर्व पीठिका के रूप में जरूर इस समाधि अर्थ गुण को देख सकते हैं। वामन की ये स्थापनाएं, जिस पर बहुत सी स्थापनाएं आनंदवर्धन ने ले ली, बहुत सी स्थापनाएं मम्मट ने ली, लेकिन वामन के शब्दों को बिना, या वामन को बिना कोट किए हुए। तो ये वामन बड़े मौलिक विचारक और चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन बाद में चूंकि ध्वनिवाद और रसवाद, आनंदवर्धन, कुंतक और अभिनव गुप्त जैसे दार्शनिक आचार्यों के आगमन ने शायद वामन के उस महानता या उस कविता या उसकी पूरी संरचना को एक तरह से दबाया या ओझल जैसा किया। लेकिन बावजूद वामन की जो ये स्थापनाएं थी पूरी कविता की संरचना की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से समाधि को और स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि समाधि के दो भाग होते हैं। वो कहते हैं कि समाधि का एक भाग होता है अयोनि और दूसरा होता है अनयच्छा या योनि। अयोनि क्या है? जो अप्रकट अर्थ है, जो कविता में पहली बार प्रकट हो रहा है, वो अयोनि। अनयच्छा या योनि क्या है? कि जो अर्थ, ऐसा अर्थ जो कविता में तो विदित है, लेकिन उसके कहने का ढंग बदल गया, वक्रोक्ति जहां आ गई। तो अयोनि और अनयच्छया योनि, ये दो शब्द वामन देते हैं काव्यशास्त्र में, पहली बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि नए अर्थों का प्रयोग अगर कविता में हो रहा है तब वो अयोनि है, और नए स्टाइल से, नए ढंग से कहने के नई भंगिमा के साथ प्रयोग हो रहा है तो अनयच्छा या योनि, ये दो शब्द। फिर अयोनि को फिर वो दो भागों में, प्रकृति की दृष्टि से वो दो भागों में फिर स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे होते हैं? ये सूक्ष्म होते हैं और ये व्यक्त होते हैं। अयोनि को फिर वो दो भाग जैसे करते हैं अर्थ की प्रकृति की दृष्टि से, कि सूक्ष्म और व्यक्त। तो व्यक्त तो जो व्यक्त हो जाए जल्दी से, लेकिन जो सूक्ष्म है उसको करने के लिए पाठक को और परिश्रम करना पड़ेगा, उसको तत्काल समझ में नहीं आएगा। और फिर सूक्ष्म को भी वो फिर दो भागों में विभक्त करते हैं, भाव्य और वासनीय। भाव्य क्या है? शीघ्र शीघ्रता से निरूपित हो जाने वाला अर्थ ही भाव्य है, और अतिशय ढंग से, एकाग्रता से अर्थ को प्राप्त करने वाला ही अर्थ जो होता है वासनीय होता है। यानी इस समाधि गुण में वामन पूरी, आप देखें तो रीति संप्रदाय को भी, गूढ़ व्यंग, अगूढ़ व्यंग, जैसे वाम मम्मट के जो ध्वनि के भेद हैं, उसको भी एक तरह से आप वामन के इस समाधि गुण में, अभी हमने सहृदय की बात की थी ऊपर,
समाधि में ही अर्थों की भाव्य वासनी, इन में आप चाहें तो ध्वनिवादियों के गूढ़ और अगूढ़ व्यंग को भी समाविष्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी जो समाधि गुण की जो पूरी परिकल्पना थी वामन की, उसमें वो पूरी तरह से ध्वनिवाद को भी एक तरह से समेट लेते हैं, रस सिद्धांत को भी अपने ढंग से ले आते हैं। हालांकि फिर स्पष्ट कर रहा हूं विद्यार्थियों के लिए कि तब तक ध्वनि सिद्धांत की स्थापना नहीं हुई थी। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत या ध्वन्यालोक की रचना नहीं हुई थी। इसलिए ये न समझें कि ध्वनि सिद्धांत का कोई उस तरह था, लेकिन वामन के उसमें उसके संकेत या सूत्र छिपे हुए जरूर हो सकते हैं। उसे आप माधुर्य, क्या अगला जो जो उनका गुण है वो माधुर्य है। माधुर्य के लिए तो बहुत ज्यादा आपको समझने की सीधा सा अर्थ है कि उक्ति की विचित्रता है, जिसमें मधुरता हो, भंगिमा हो, लेकिन मधुरता ऐसे नहीं होगी, भंगिमा होगी, वक्रोक्ति हो, ये वामन कहना चाह रहे हैं। शौकुमार्य क्या है? अर्थ का परिष्करण हो जाना। परिष्करण का अर्थ मतलब यह है कि अर्थ जब कविता में आए तो परिष्कृत रूप में आए, भोथरे रूप में ना आए, भोथरे रूप में ना आए और सीधे सीधे मोटे स्थूल रूप में ना आए। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में अर्थों के परिष्कार का बहुत महत्व रहा है। वामन भी कहते हैं कि अर्थ के संग परिष्कार बहुत जरूरी है। जैसे अगर इसको इस तरह से समझना चाहें कि अगर कोई कवि ये प्रयोग कर रहा है, कोई साहित्यकार ये लिख रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई कवि जैसे संस्कृत नाटकों में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या कालिदास ने या दूसरे संस्कृत नाटकों में आप देखें तो उसमें अर्थ के परिष्करण की वृत्ति बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि किसी की मृत्यु हुई तो वो सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि वो मर गया या उसकी मृत्यु हुई, लिखेंगे वह यश शेष हुआ, वह यश शेष हो गया। यश शेष का अर्थ हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। ये जो बड़ी कविता है या बड़े महाकवियों का जो गुण होता है, वो अर्थों के परिष्कार या परिष्करण की बात बार बार करते हैं। वामन भी ये बात करते हैं। उनका ये जो उसके बाद जो अगला अर्थ गुण है सौकुमार्य है, सौकुमार्य तो बात हो गई है। और सौकुमार्य को एक चीज और समझिए कि इसमें संकेतात्मकता है। जो आधुनिक कविता में बोला गया कि संकेत बड़ी कविता या अच्छी कविता का गुण है, तो ये भी इसमें संकेतात्मकता है। उदारता, अब उदारता के संदर्भ में मेरी थोड़ी सी आपत्ति है वामन से, और पूरे काव्यशास्त्र की परंपरा से मेरी थोड़ी आपत्ति है। वो कहते हैं कि गंवारूपन से मुक्ति ही उदारता है। भारतीय काव्य शास्त्र में या साहित्य शास्त्र की इस उक्ति में, और आप जानते हैं कि काव्य दोषों में अगर आप काव्य दोष का प्रणयन करें या काव्य दोष को पढ़ें तो उसमें ग्राम्यत्व एक दोष के रूप में आता है। कविता में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, ग्रामीण वृत्तियों का प्रयोग, गंवारूपन का प्रयोग एक काव्य दोष के रूप में आया है। वामन उसी को, पूर्व आचार्यों के उसी अर्थों को उसी रूप में ले रहे हैं उसको, ठीक ठीक। लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि आधुनिक टर्मिनोलॉजी में, आधुनिक शब्दावली के प्रयोग में या आधुनिक चिंतन या मनीषा के शब्दों में देखें तो हम मानते हैं कि जिस कविता में, जिस साहित्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो, लोकल शब्दों का प्रयोग हो, ग्राम्य तत्वों का प्रयोग हो, वो आधुनिकता है या आधुनिक कविता है। ग्राम्यता का को दोष के रूप में देखना, ये प्राचीन साहित्य शास्त्रियों का अपनी एक सीमा हो सकती है, लेकिन आप इसे दोष के रूप में न देखें। तो इसलिए ये गंवारूपन से मुक्ति ही उदारता है। यहाँ पर मेरी थोड़ी वामन से असहमति है। आप अपने अर्थ के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। और अगला अर्थ व्यक्ति है। अर्थ व्यक्ति क्या है कि कथ्य का स्पष्ट हो जाना। ये पूरी बातचीत अर्थ गुणों तक जो हो रही थी उसमें अर्थ व्यक्ति उसे ही माने जिसमें वस्तु, परिस्थिति, यथार्थ, परिवेश अपने रूप में स्पष्ट हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवेश स्पष्ट, जैसे आंचलिक कोई कविता आप पढ़ते हैं, आंचलिक साहित्य पढ़ते हैं, रसास्वादन तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि उस परिवेश का, उन शब्दों का यथार्थ बोध हमारे सामने उपस्थित न हो जाए। दक्षिण के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए मैला आंचल को पढ़ना शायद उतना सरल नहीं होता जितना हम हिंदी भाषी लोगों को या किसी बिहार के व्यक्ति को होगा, लेकिन उनके लिए है। तो अर्थ व्यक्ति गुण का तात्पर्य यहाँ यह है कि परिवेश का, कथ्य का अपने आप में वस्तु या स्वभाव का पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना ही